हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 17 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। कड़ी धूप में बिना कुछ सोचे समझे चली जा रही थी, तभी एक ऑटो उसके पास आई और ऑटो वाले ने पूछा, मैडम कहीं जाना है क्या आपको? छवि रोते हुए ही बोली, जी जी भाई साहब, वो जीवन रेखा हॉस्पिटल ले चलेंगे? जी बैठिए। छवि जल्दी से ऑटो में बैठ गई, लेकिन आंखों में अभी भी आंसू थे और कुछ बातें उसके आंखों के सामने घूम रही थी, जिन्हें सोचकर उसने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दिल जोरों से घबराहट के मारे धड़क रहा था। किसी अनहोनी का अनजाना सा डर उसके दिल में भर चुका था। ऐसे ही कुछ देर बाद ऑटो हॉस्पिटल के सामने आकर रुका और छवि जल्दी से बाहर आई और अंदर जाने लगी तो ऑटो वाले ने पीछे से आवाज लगाई, अरे मैडम पैसे तो देते जाओ किराए के। छवि मुड़ी और सोच में पड़ गई, क्योंकि जल्दी जल्दी में पर्स नहीं लाई थी वो। तो वो उसके पास आई और अपनी फाइलें उतारकर ऑटो वाले को देते हुए बोली, देखिए भाई साहब, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जल्दी में पर्स लाना भूल गई, लेकिन इनकी कीमत इतनी तो होगी कि आपका किराया पूरा हो जाए। ये मेरी माँ की मेरे पास एक ही निशानी है, लेकिन जिनके लिए मैं यहाँ आई हूँ उनसे ज्यादा कीमती नहीं है, तो इसलिए प्लीज इसे रख लीजिए। वो ऑटो वाला उसकी आंखों की सच्चाई देखकर बोला, कोई बात नहीं मैडम, आप ये रखिए, मैं किसी से उसकी माँ की आखिरी निशानी लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पैसे नहीं है आपके पास तो आप जाइए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जिसके लिए यहाँ आई हैं वो ठीक हो। इतना कहकर वो ऑटो वाला चला गया और छवि जल्दी से भागकर अंदर गई और इधर उधर देखने लगी। फिर जल्दी से रिसेप्शन पर जाके हाँफते हुए रुंधी आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? छवि घबराते हुए बोली, वो यहाँ ऋत्विक सिंघानिया है आपके हॉस्पिटल में? ऋत्विक सिंघानिया यानी कि आरएस? जी जी वही, वो है क्या? जी मैम, अभी कुछ देर पहले ही आए थे वो यहाँ। ये सुनकर छवि की घबराहट और बढ़ गई और वो डरते डरते बोली, वो चोट ज्यादा तो नहीं लगी उन्हें? वो ठीक है ना? तभी उसके पास से उसे एक आवाज आई, जिसे सुनकर छवि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, वो अभी अभी जो पेशेंट आया है ना, उसका सारा ट्रीटमेंट का बिल मैं भरूंगा। छवि ने झट से अपने साइड में देखा और बिना कुछ सोचे समझे ही उसके गले से लग गई। उसके ऐसे करने से रिसेप्शनिस्ट और पास खड़े लोग उन्हें देखने लगे। छवि रोते रोते ही बोली, आप ठीक हैं? शुक्र है महादेव का, वरना मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आवाज सुनकर ऋत्विक हैरान रह गया, क्योंकि वो अचानक हुए इस वाकये को कुछ समझ ही नहीं पाया था और गलतफहमी हुई है समझकर वो उस लड़की को खुद से दूर करने ही लगा था कि लेकिन वो आवाज छवि की है ये जानते ही वो हैरानी से बोला, छवि तुम यहाँ? इतना कहकर उसने थाम लिया, लेकिन छवि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल के बाहर गार्डन एरिया में ले आया। छवि अभी भी वैसे ही उसके सीने से लगी हुई थी। ऋत्विक बोला, छवि क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम यहाँ आई कैसे? हुआ क्या है? प्लीज मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ बोलो ना। लेकिन छवि बस रोए जा रही थी और रोते रोते ही वो बोली, अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। मैं कितना डर गई थी, आपको अंदाजा भी नहीं है। मुझे लगा था जैसे जैसे किसी ने मेरे दिल को एक झटके से बाहर निकाल दिया हो। ऋत्विक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक जब छवि शांत नहीं हुई तो उसने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थाम कर बोला, क्या बात है छवि, हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और यहाँ कैसे पहुंची तुम तो घर पर थी ना? फिर प्लीज मुझे बताओ, मुझे चिंता हो रही है, तुम डरा रही हो मुझे, अब कुछ बोलो। छवि नजरें झुकाए अभी भी सिसक रही थी। वो वैसे ही बोली, वो मुझे मेरा मेरा मतलब है कि घर के लैंडलाइन पर फोन आया था, मैंने उठाया तो किसी ने मुझसे कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ पर एडमिट हो, बहुत चोट आई है। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे जैसे मेरी सांसें ही थम गई हो, जैसे कोई मुझे आपसे दूर कर रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर बोलते बोलते एकदम से वो ऋत्विक के सीने से लग गई और उसे टाइटली हग करते हुए बोली, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना डर गई थी, लगा था जैसे मेरी जान ही मेरे जिस्म से निकल गई है। उसकी बात पर ऋत्विक धीरे से बोला, तुम्हें ऐसे क्यों लगा? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार। नहीं जी सकती हूँ आपके बिना, सोच भी नहीं सकती। आपसे दूर होने का ख्याल आते ही मेरी भी जान निकल गई थी, लगा था अब आपको देख भी पाऊंगी कि नहीं, आपको खोकर नहीं जी सकती हूँ। अगर सच में आपको कोई नुकसान हो जाता तो मैं भी नहीं बचती मैं। छवि ये सब कुछ रोते रोते बोल रही थी, लेकिन उसकी बातों से ऋत्विक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई थी और उसने उसकी बातें सुनते ही मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली और छवि की पीठ पर हाथ रखकर
उसे कस के गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के आगोश में सुकून से लिपटे रहे। कुछ देर बाद ऋत्विक धीरे से बोला, जाना, ये कहने के लिए कितनी देर लगा दी तुमने? उसकी बात सुनते ही शवी जैसे होश में आ गई। उसके ध्यान दिया तो पाया कि वो ऋत्विक के सीने से लगी हुई है और उसने भी उसे कस के थामा हुआ था। शवी ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया। ऋत्विक उसे ऐसा करने से हैरान हो गया और शवी नजरें नीची करके इधर उधर देखने लगी। ऋत्विक उसे कंधों से पकड़कर बोला, क्या हुआ जाना? शवी कुछ बोली नहीं तो ऋत्विक ने उसका चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दूं कि मेरी जाना भी मुझसे प्यार करती है और वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बार फिर से कह दो ना जाना, मैं फिर से उस एहसास को जीना चाहता हूँ। एक बार बोलो फिर से कि तुम मुझसे। उसकी बात सुनकर शबी ने उसे देखा और फिर नजरें नीची करके बोली, सॉरी, वो मैं ऐसे ही, मतलब आपने गलत समझ लिया मेरी बात, तो शायद मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी बात सुनकर ऋत्विक को हंसी आ गई। फिर वो खुद को नियंत्रित करते हुए उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब जब बोल दिया है तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। फिर उसकी बाहों से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, बस करो ना अब जाना, अब और मत तड़पाओ। मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से खुद को रोके हुए थी और आज मेरी जान की परवाह और डर की वजह से तुम्हारे मुंह से तुम्हारे सारे जज्बात बाहर आ गए और अब जब आ ही गए हैं तो अब कैसा डर। बस अब और नहीं जाना, क्यों खुद को और मुझे सजा दे रही हो। शवी कुछ नहीं बोली तो ऋत्विक उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, ठीक है फिर, आज जो फोन तुम्हें गलतफहमी की वजह से आया था, हो सकता है कल को वो सच हो जाए। और मैं ऋत्विक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शवी ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और रोते हुए बोली, प्लीज ऐसी बात कभी भूल कर भी अपने मुंह से मत निकालिएगा, वरना आपसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूँ खुद को। अगर दोबारा ऐसी बात की तो आपकी कसम दोबारा कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं। क्या सुनना है आपको, यही ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं। ऋत्विक उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। छवि आंखों में आंसू लिए उसकी शर्ट के पकड़ते हुए बोली, हाँ हाँ करती हूँ आपसे मैं प्यार, बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती हूँ आपके बिना। आप मेरे कुछ नहीं से मेरे सब कुछ बन चुके हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर, सिर्फ धड़कन का थमना बाकी रह गया था। अगर थोड़ी देर और आप नहीं दिखते सही सलामत तो दोबारा मुझे कभी नहीं देख पाते आप। अगर देखते तो जिंदा नहीं मरा हुआ। उसकी बात को पूरा होने से पहले ही ऋत्विक ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, चुप, दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। मेरी जाना के बारे में एक भी गलत लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शवी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ऋत्विक और शवी ऐसे ही खड़े थे। तभी शवी की नजर अपने आसपास पड़ी तो देखा कि लोग वहीं खड़े होकर उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। शवी को बहुत ही हेजिटेशन होने लगी थी तो ऋत्विक से अलग होने लगी, लेकिन ऋत्विक का तो जैसे उसे छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। तब शवी धीरे से बोली, छोड़िए मुझे, सब लोग देख रहे हैं हमें ही, प्लीज। ऋत्विक वैसे ही बोला, तो देखने दो, मैंने किसी की बीवी को थोड़ी गले लगाया है, मैंने तो अपनी ही होने वाली मिसेज को गले लगाया है। अपने लिए मिसेज सुनकर शवी हैरान हो गई और बोली, छोड़िए प्लीज। ऋत्विक ने उसे धीरे से अलग किया तो शवी नजरें नीची करके खड़ी हो गई। ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सब लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत खुश हूँ। शवी उसे ऐसे सबके सामने बोलते देखकर शर्म महसूस कर रही थी तो उसने उसे इशारे से बोलने से मना किया तो ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, बोलने दो ना मुझे आज जाना, आज मैं अपनी ये खुशी सबके साथ बांटना चाहता हूँ। तो सुनिए सब लोग, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है क्योंकि आज मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। शवी की तरफ प्यार से देखते हुए, आज मेरी जाना, मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। तो आज आप सभी को साक्षी मानकर एक बार फिर से ये ऋत्विक सिंघानिया अपनी जाना से उसे मांगना चाहता है। सो व्हाट यू गाइस सेज, शुड आई। सब लोग एक साथ यस। शवी ये देखकर आंखें बड़ी करके देखने लगी तो ऋत्विक उसके सामने घुटने पर बैठ गया और उसे देखते हुए बोलना शुरू किया, आज समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे, आज शब्द खत्म हो गए हैं मेरे, तुमने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे कि क्या बताऊं। लेकिन फिर भी आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की आएगी भी, क्योंकि मुझे ये प्यार मोहब्बत समझ ही नहीं आई कभी। सिर्फ काम ही काम में उलझा रहता था, फाइल से ही मेरी गहरी साझेदारी थी। बस आज तक बहुत सी लड़कियां रही मेरे आसपास, लेकिन मेरे कोई भी जहन तक नहीं आई, अपनी जगह नहीं बना पाई। लेकिन तुमने तो मेरे दिल दिमाग और मेरे रोम रोम पर कब्जा कर लिया जाना। मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि कब मैं खुद से जुदा होकर तुम्हारा होकर रह गया।
उसकी बातें शवी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, सच में सब कुछ बदल गया है। अब हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा होके रहना चाहता हूँ। अभी मेरे पास तुम्हें पहनाने के लिए कोई अंगूठी नहीं है, लेकिन वादा रहा एक दिन सबके सामने ऐसे ही तुम्हें अंगूठी पहनाकर अपना बनाऊंगा। सच में जाना, कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी को इस हद तक चाहूंगा मैं, लेकिन देखो आज हो गया वो। हाँ, हो गया मुझे प्यार तुमसे, सिर्फ तुमसे। और हुआ भी कुछ इस कदर कि अब चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा कभी। आई लव यू जाना, आई लव यू। सारी जिंदगी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे नखरे उठाना चाहता हूँ, तुम रूठो तो तुम्हें मनाना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनना चाहता हूँ। बोलो, क्या दोगी मुझे ये मौका? क्या मेरी जिंदगी बनकर मेरे साथ रहोगी हमेशा? बोलो जाना, करोगी खुद को मेरे नाम, बनाओगी मुझे अपना? शवी की आंखों में ऋत्विक का ये प्यार भरा कन्फेशन सुनकर नमी आ गई और साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट। ऋत्विक और बाकी सब लोग उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शवी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो ऋत्विक ने मुस्कुराकर उसके हाथ को चूम लिया। सब लोग होटिंग करने लगे उन दोनों के लिए। ऋत्विक खड़ा हुआ और शबी को कस के गले से लगा लिया। शबी ने भी मुस्कुराकर उसे गले लगाया। तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर बाहर आ गए और बाहर इतने लोगों को देखकर हैरान हो गए, लेकिन वो कुछ बोलते उससे पहले ही ऋत्विक डॉक्टर के सामने गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे बधाई देने लगे। शबी ये देखकर हैरान रह गई। तभी वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और बोला, शवी ये हैं डॉक्टर वर्मा, यानी कि डॉक्टर अंकल अंबर के पापा। शवी हैरानी से देखने लगी तो उसने बताया कि ये हॉस्पिटल अंबर के पापा का है। शवी ने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने मुस्कुरा के उसे आशीर्वाद दिया। फिर सब लोग चले गए और ऋत्विक ने उन्हें भी बाय बोलकर और शवी को लेकर बाहर आ गया। शवी कुछ परेशान सी लग रही थी तो उसने पूछा, क्या हुआ जाना, तुम परेशान क्यों लग रही हो? शवी धीरे से बोली, वो मैं किसी को कुछ बताकर नहीं आई थी, एकदम से निकल आई थी, तो अब मैं दादी माँ से क्या कहूंगी घर जाके कि मैं कहाँ गई थी बिना बताए। ऋत्विक उसके करीब आया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर मुस्कुराते हुए बोला, तो इसमें डरने की क्या बात है, बोला बोल देना सच। शवी हैरानी से उसे देखने लगी तो वो बोला, हाँ बता देना दादी को कि तुम अपने होने वाले पति से मिलने गई थी। शवी उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी और बोली, क्या? हाँ, अब इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना? शवी आंखें छोटी करते हुए, सच भी तो नहीं है ना? अभी नहीं है, बहुत जल्द ये सच है, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच होगा, है ना? और वैसे भी ये दुनिया के रीति रिवाजों को तो नाम के लिए निभाना है बस, बाकी तुम और मैं अब दिल से और रूह से एक हो चुके हैं, है ना? शवी कुछ नहीं बोली और अपनी नजर झुका ली। ऋत्विक उसकी तरफ झुकते हुए शरारत से बोला, हाय तुम्हारा ये शर्माना ना मुझे इनवाइट कर देता है। शवी उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगी और बोली, इनवाइट किस चीज के लिए? ऋत्विक उसकी नाक को हल्के से टच करते हुए, गुस्ताखी करने के लिए इनवाइट करता है मुझे? उसकी बात पर शबी ने उसे खुद से दूर धकेला और बोली, कितने बेशर्म हो गए हैं आप। इतना कहकर वो गाड़ी में जाकर बैठ गई और ऋत्विक मुस्कुराकर अंदर जाके बैठ गया। उसने शबी की तरफ देखते हुए गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शबी ने उसकी तरफ देखा जो कि शिद्दत भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो बोली, आप आगे देखकर गाड़ी चलाइए ना, रास्ता आगे है। ऋत्विक उसे देखकर प्यार से बोला, लेकिन मेरे तो सारे रास्ते तुम पर ही शुरू होते हैं और तुम पर ही खत्म। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हाँ जीत सकता है, बशर्ते वो बातें तुम्हारे बारे में ना हो बस। शबी कुछ नहीं बोली तो ऋत्विक आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा और बोला, थैंक यू सो मच जाना। शबी हैरानी से, थैंक यू किस लिए? मुझे जीने की वजह देने के लिए। उसकी बात पर शबी निशब्द हो गई तो वो फिर बोला, तुम नहीं जानती हो तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है आज मुझे। आज लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम यूं ही मेरे पास रहना हमेशा। शबी उसकी तरफ देखने लगी तो उसने उसका एक हाथ पकड़कर गियर पर रख दिया और उसके ऊपर अपना हाथ। शबी उसे देख रही थी तो वो बोला, ऐसे मत देखो यार, हक है ये मेरा तो। शबी ने अपनी भौं चुकाकर पूछा, और किसने दिया है ये हक आपको? ऋत्विक इतराते हुए, मेरी जाना से जुड़े हुए सारे हक मेरे ही हैं, उसके लिए मैं किसी की मर्जी का मोहताज नहीं हूँ, समझिए आप मैडम। शबी भी वैसे ही बोली, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको खुद पर, है ना मिस्टर? ऋत्विक उसे देखकर, जी वो तो है, अगर आप कहें तो अपने कॉन्फिडेंस का एक नमूना यहीं पेश कर दूं, कहकर उसने आई विंक कर दी। शबी उसे घूरते हुए, देखिए मिस्टर, अपनी बाउंड्रीज में ही रहिए, शर्म नहीं आती है आपको किसी पराई लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए? अगर मेरे उन्हें पता चल गया ना कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, समझे? उसकी बात सुनकर ऋत्विक मुस्कुराने लगा और उसी की तरह बोला, कोई बात नहीं, आपके उनको भी हम देख लेंगे, पहले आपको तो जी भर के देख ले। शबी ने उसे घूरा और बोली, वो बहुत गुस्से वाले हैं,
ऋत्विक, तो हम उन्हें प्यार करना सिखा देंगे। मेरे साथ कोई बदतमीजी करे ये पसंद नहीं उन्हें। लेकिन हम बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं मोहतरमा, हम तो आपसे इश्क करते हैं। उसकी बात सुनकर शवी खामोश हो गई, क्योंकि अब उसके आगे वो क्या ही बोलती। शर्म से पानी पानी हो गई थी वो। ऋत्विक उसे चुप देखकर फिर बोला, क्या हुआ, आपने उनकी तारीफ खत्म हो गई क्या? शवी बच्चों जैसा मुंह बनाकर, बहुत बुरे हैं आप, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? उसकी बात पर ऋत्विक को हंसी आ गई और वो बोला, किसने शुरू किया था? शवी ने बुरा सा मुंह बना लिया। तो ऋत्विक बोला, और वैसे भी अब बुरा हूँ या अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तो अब तुम्हें सारी जिंदगी मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। शवी बाहर की तरफ मुंह करके है हौले से मुस्कुरा दी। ऐसे ही थोड़ी देर में गाड़ी घर के बाहर आके रुकी। उधर आरुष अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठकर हाथ में फोन लिए हुए था, जिसमें की शवी की फोटो देख रहा था। वो पिछले 2 घंटे से कैबिन के डोर पर DND का टैग लगाया हुआ था। वो शवी की फोटो को प्यार से निहारते हुए बोला, बहुत खराब हो तुम मिस फेरी, मेरी हालत के मजे ले रही हो ना? क्यों नहीं समझ सकती हो तुम मेरे एहसासों को? क्या मेरी आंखों में तुम्हें वो नजर नहीं आता जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ? आएगा कैसे? लेकिन कभी मेरी तरफ नजर भर के देखा तो है ही नहीं तुमने। फिर उसकी फोटो को प्यार से छूते हुए, पर कोई बात नहीं, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है मुझे, और ना ही कभी होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो होना तो तुम्हें मेरी ही है। ये बात तो पक्की है। फिर मुझे चिंता किस बात की भला? फिर हल्का सा मुस्कुराकर, तुम नहीं जानती कि कितना प्यार करने लगा हूँ तुमसे। अपने प्यार में दीवाना बना दिया है तुमने मुझे, और अब ये दीवाना इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब तो तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए वैसी ही हो, जरूरी हो गई हो जैसे कि सांस लेना। और सांसें लेना कैसे छोड़ सकता हूँ भला मैं? हूँ बस थोड़ा सा इंतजार, फिर तुम्हें मेरा होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम मेरी हो और मेरी ही बनोगी बहुत जल्द, क्योंकि अब ज्यादा इंतजार मुझसे भी नहीं होता है तुम्हारा। बस अब तुम और मैं बनेंगे हम, वो भी इस पूरी दुनिया के रीति रिवाजों को निभाकर। आई लव यू मिस वेरी, यू आर माइन, ओनली माइन। इतना कहकर उसने अपने हाथ को मुस्कुराकर अपने होठों से लगा लिया। गाड़ी घर के बाहर आई और दोनों गाड़ी से उतरे। शवी अंदर जाने को हुई तो ऋत्विक बोला, अरे कमाल है, आजकल तो मदद करने पर कोई थैंक यू भी नहीं बोलते लोग, बस निकल लेते हैं अपना काम निकलवा कर। छवि रुकी और उसके पास आकर बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया मुझे लिफ्ट देने के लिए। ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, अजी आपको तो हम सारी जिंदगी लिफ्ट कर सकते हैं, वो भी अपनी बाहों में। छवि बोली, अभी तो आपने कहा कि थैंक यू नहीं बोला, और अब? हाँ तो थैंक यू तो तब मुझे तब भी चाहिए होगा, और अब भी चाहिए, तो बोल दिया ना थैंक यू। अब जाऊं मैं? मुझे ये वाला थैंक यू नहीं चाहिए तुमसे, मुझे मेरा वाला स्पेशल थैंक यू चाहिए तुमसे। स्पेशल थैंक यू क्या होता है? शवी असमंजस में बोली। ऋत्विक शरारती अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए, वही स्पेशल थैंक यू जी, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को और वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। उसके बाद समझकर शबी उसे घूरकर बोली, बहुत बिगड़ गए हैं आप, ये सब तो अब तुम्हारे ही प्यार का असर है जो मैं ऐसा हो गया हूँ। बातों के अलावा कुछ और भी आता है आपको? बिल्कुल आता है ना। शबी हाथ बांधकर, अच्छा क्या आता है आपको बातों के अलावा? ऋत्विक उसके पास आके बोला, यही बता दूं क्या? शबी हैरानी से, क्या यही की बातों के अलावा और क्या क्या आता है? शबी पीछे होते हुए, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चलती हूँ कहकर जाने लगी तो ऋत्विक बोला, अरे मेरी बात तो सुनो, कुछ बताना है तुम्हें। शबी उसे देखकर, क्या बताना है? कोई सिंसियरिटी वाली बात हो तो बोलिए, अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज दिखाने के लिए होता है, बताने के लिए तो नहीं ना। तो दिखाइए। अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो मेरे पॉकेट में नहीं आ सकता ना। तो कहाँ है वो? वहीं है जहां उसे होना चाहिए। छवि खींचकर, अपना आप ना जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना। कोई सरप्राइज नहीं है। अरे अरे है ना, लेकिन आज नहीं कल मिलेगा तुम्हें। ठीक है अब जाऊं मैं? तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? ऋत्विक ने हैरानी से पूछा। तो शबी बोली, वो तो आपका सरप्राइज देखने के बाद ही डिसाइड होगा ना। ठीक है फिर, वेट फॉर टुमारो। अब जाऊं मैं? ओके जाओ, और अब तो रोक नहीं सकता ना तुम्हें। ऋत्विक मासूम सा फेस बनाकर बोला। तो शबी को हंसी आ गई। ऋत्विक आंखें छोटी करके बोला, कोई बात नहीं, उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन एक दिन गिन गिन कर बदले लूंगा इन सब के, देखना, और तब ना तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। शबी बोली, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अच्छा, और अगर हो गया तो? देखेंगे देखेंगे, हाँ हाँ देख लेना शौक से, और तब तक मैं सब हिसाब लिख कर रखता हूँ तुम्हारा। शबी कुछ नहीं बोली और अंदर जाने लगी तो ऋत्विक बोला, जाने से पहले बहाना तो सोच लो। शबी ने अपना निचला होंठ दबा लिया और सोचने लगी कि क्या कहेगी अंदर जाके। ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, मैं हेल्प करूं कोई बहाना सोचने में?
शवि गुस्से से, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, समझे आप, जाइए यहाँ से। ऋत्विक गहरी सांस लेकर, ठीक है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल, नेकी कर दलिया में डाल। शवि बोली, ये नौटंकी आप बस ऑफिस जाके अपने क्लाइंट्स के सामने कीजिए। क्लाइंट्स का नाम सुनकर ऋत्विक बोला, ओ नो, मुझे तो अभी ऑफिस से होना था मीटिंग पर, भूल गया, फिर शवि से तुमसे बाद में निपटूंगा, फिलहाल बाय, और ध्यान रखना अपना। इतना कहकर वो झट से कार में बैठकर निकल गया। शवि भी मुस्कुराकर अंदर चल दी। अंदर जाके देखा तो दादी, राजश्री जी और प्रियल भी उनके साथ बैठी हुई थी। शवि उनके पास आई तो वो लोग अपनी ही सोच में गुम बैठे थे। उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि कब शवि उनके पास आ गई। शवि बोली, दादी माँ। उसकी आवाज सुनकर तीनों की तंद्रा टूटी और उन्होंने देखा तो शवि को देखकर तीनों झट से खड़ी हो गई। दादी तो उसके पास आके उसके चेहरे को छू के बोली, शवि बेटा, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? हम लोग कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, और तुम अपना फोन भी यहीं छोड़ गई थी। पता है कितने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मुझे। शवि उनकी चिंता देखकर हैरान रह गई कि उन्हें इतनी ज्यादा परवाह है उसकी। वहीं राजश्री जी और प्रियल भी उसे देखकर खुश भी थे और उनकी आंखों में भी दादी की तरह ही परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। शवि दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। वो मैं अचानक से इसलिए चली गई थी कि मुझे गिन्नी का फोन आया था कि दाई माँ की तबीयत खराब है, तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करूं, तो मैं जल्दी जल्दी निकल गई और आपको बताना भी भूल गई, और जल्दी के चक्कर में मेरा फोन भी यहीं रह गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। आई एम सॉरी दादी माँ। फिर प्रियल और आश्री जी की तरफ देखकर बोली, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेवजह आप सबको परेशान किया। उसकी बात सुनकर राजश्री जी प्यार से बोली, बेटा, हम इसलिए परेशान नहीं थे कि तुम बिना बताए चली गई थी, इस बल्कि इसलिए परेशान थे कि कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रियल भी बोली, हाँ बिल्कुल, आपकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो हमारी फैमिली मेंबर हो, क्यों दादी माँ? दादी और राजश्री जी भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए और दादी बोली, बिल्कुल बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता थी, इसलिए परेशान थे, पर आगे से इस बात का ध्यान रखना और बताकर जाना, और अपना फोन हमेशा साथ रखना, ठीक है? शबी मुस्कुरा दी तो दादी बोली, वैसे दाई माँ ठीक है ना, क्या हुआ था उन्हें? शबी उनके सवाल से सब तक पका गई और बात को संभालते हुए बोली, वो दादी माँ एक्चुअली बस ये बात ये थी कि उन्हें एसिडिटी हो गई थी और ज्यादा कुछ नहीं, अब ठीक है वो आराम कर रही हैं। दादी बोली, हाँ भाई, अब इस उम्र में हम लोगों को एसिडिटी ही तो होगी, और क्या होगा भला। उनकी बात पर तीनों हंसने लगे तो शबी बोली, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। प्रियल बोली, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर दोनों चाय बनाकर लाई और चारों ने बैठकर पीने लगे। दादी और आश्री जी भी बार बार उसे बिना बताकर जाने से मना कर किए जा रही थी और शबी मुस्कुराकर बस हाँ में सिर हिला देती। उधर मिश्रा ज्वेलर्स में आरुष अभी भी अपने कैबिन में ही बैठा हुआ था, कुर्सी से टेक लगाए हुए आंखें बंद किए बैठा था। वो कि तभी उसका इंटरकॉम बजा। उसने एक दो बार इग्नोर किया, लेकिन फिर से बजने से उसने परेशान होकर उठा लिया और बोला, यस मिस टीना, आपको बोला था ना कि डिस्टर्ब मत कीजिएगा, लेकिन आप बार बार फोन किए जा रही हैं। ऐसा कौन सा काम आ गया आपको जो मुझे परेशान किए रही हैं आप? उसका गुस्सा देखकर टीना की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि आरुष बहुत रेयरली ही गुस्सा करता था, तो आदत नहीं थी उन लोगों को उसके गुस्से की, उसके गुस्से को झेलने की। वो शांत हो गई तो आरुष झल्ला के बोला, अब आप बोलने का कष्ट करेंगी कि कौन सी आफत आन पड़ी है? टीना हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, वो एक्चुअली आपसे मिलने कोई मैम आई हैं और जिद कर रही हैं कि आपसे मिलकर ही जाएंगी। मैंने बहुत समझाया कि सर आज किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं, बस आपसे मिलने की रट लगाए हुए हैं। आरुष सोचने लगा कि कौन हो सकती है आखिर वो। फिर वो बोला, ठीक है, लेट हर इन। ओके सर, कहकर टीना ने फोन काटा और उस लड़की को बोली, मैम आप जा सकती हैं अंदर। वो लड़की उसे थैंक यू बोलकर चल पड़ी। आरुष के कैबिन के बाहर जाकर उसने नॉक किया तो आरुष बोला, कम इन। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो आरुष उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पहचान नहीं पाया क्योंकि आज पहली बार देख रहा था वो उसे। वो अंदर आई और बोली, हेलो मिस्टर आरुष। आरुष खड़ा हुआ और बोला, हेलो मिस, आप कौन है? वो मुस्कुराकर बोली, बताती हूँ मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ यहाँ आपके पास, सब बताती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं बैठ जाऊँ प्लीज? आरुष झट से चेयर की तरफ इशारा करके बोला, या प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू। बोलकर वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और आरुष भी बैठ गया। वो बोला, क्या लेंगी आप, ठंडा या कॉफी? वो बोली, आई विल हैव अ कॉफी, या श्योर। बोलकर उसने इंटरकॉम पर कॉल किया और 2 कॉफी ऑर्डर की। उसने रिसीवर रखा तो उस लड़की की तरफ देखा तो वो बोली, टाइम वेस्ट किए बिना मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ। आरुष उसे असमंजस भरी नजरों से देखने लगा तो वो बोली,
मुझे अपना शुभ चिंतक ही समझिए। मैं आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया वाली डील लेकर आई हूँ, जिसकी इस वक्त आपको सख्त ज़रूरत है और कहीं न कहीं मुझे भी। आरुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो फिर से बोली, आज जो मैं यहाँ ऑफ़र लेकर आई हूँ ना, उसके बाद आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे और ना ही मेरे एहसान को कभी भूल पाएँगे। आरुष अभी भी हैरानी से उसे देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातें उसके सर के ऊपर से ही जा रही थी। तभी कॉफ़ी लेकर पियन आ गया। आरुष उसकी बात सुनकर हैरानी से देख रहा था। पियन कॉफ़ी रखकर चला गया, तो आरुष ने एक कप उठाकर उस लड़की के आगे रख दिया और वो बोला, ऐसी कौन-सी बात है कि जिससे मेरा और आपका फ़ायदा एक साथ हो सकता है? उस लड़की ने कॉफ़ी का एक सिप लिया और मुस्कुराते हुए आरुष की तरफ देखकर बोली, आप शवि से प्यार करते हैं, है ना? उसकी बात सुनकर आरुष हैरानी से उसे देखने लगा, तो वो बोली, डोंट वरी मिस्टर आरुष, मुझे इसके अलावा और भी बहुत कुछ पता है, जैसे कि आपके और ऋत्विक सिंघानिया के बीच शवि को लेकर टग ऑफ वॉर चल रही है। आरुष उसकी बातों को बस समझने की कोशिश कर रहा था। वो अचानक से बोल पड़ा, ओह! तो तुम ऋत्विक की दोस्त हो, मुझे ज्ञान देने आई हो, राइट? मुस्कुराई और बोली, इतनी नफरत है ऋत्विक से कि उसका नाम लेते ही ज्वालामुखी बन गए। लेकिन मैं बता दूं कि मैं कोई उसकी दोस्त नहीं हूँ और ना ही मैं ये कहने आई हूँ कि आप उन दोनों के बीच से हट जाओ। बिल्कुल नहीं, तो फिर क्यों आई हो आप? अगर बात साफ-साफ बता देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आराम से कॉफ़ी पीते हुए बोली, शांत, शांत। तो देखिए मिस्टर, अपने दिमाग को शांत रखिए। ऐसे गर्म दिमाग से तो शबी को नहीं पा सकते आप, पर आपको मेरी हेल्प क्यों करनी है? उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? अब की ना समझदारी वाली बात तो सुनिए, आपको शबी चाहिए और मुझे ऋत्विक। आरुष आँखें छोटी करके उसे देखने लगा और बोला, ओह! तो आप उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो? जी नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसकी एडमायर हूँ। मतलब? फिर वो उसे अपनी और ऋत्विक की मुलाकात के बारे में बताती है। आरुष उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। पूरी बात सुनकर वो बोला, तो आपने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया ऋत्विक के लिए? बिल्कुल। अब ऋत्विक को देखने के बाद और कोई भया ही नहीं इन आंखों में, तो वो भी नहीं जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता था। तो अब क्या? अब मैंने सोचा कि मेरी और आपकी मंजिल तो एक ही है, तो क्यों ना अलग-अलग रास्तों पर जाने की बजाय हम साथ मिलकर एक ही रास्ते पर चलें, ताकि रास्ता छोटा भी लगे और आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस भी मिलकर कर लेंगे। क्या करने का सोच रही हैं आप? वही जो करना चाहिए, उन दोनों को सेपरेट। लेकिन ये इतना आसान लगता है क्या आपको? आसान भले ही ना हो, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना? और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने भी अब तक कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोच के रखा ही होगा ना शबी को अपनी लाइफ में लाने के लिए। आरुष उसकी तरफ देखकर पर हल्का सा मुस्कुरा दिया, तो वो भी हंसने लगी और बोली, तो फिर हम दोनों के प्लान्स को बारी-बारी एग्जीक्यूट कर लेंगे। आरुष बोला, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप सच बोल रही हैं? हो सकता है आप सच में ऋत्विक की शुभचिंतक हो और मेरे खिलाफ उसने आपको कोई मकसद देकर भेजा हो। वो लड़की टेढ़ा मुस्कुराई और बोली, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। अपने प्लान को तो मैं अकेली भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपका ही फायदा सोचा है, क्योंकि मुझे तो ऋत्विक को पाना ही है। फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, फिर उसके लिए मुझे शबी को अपने रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े, वो भी मैं करूंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये लड़की कौन हो सकती है और अब ये दोनों मिलकर क्या साजिश रचने वाले हैं? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।